जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का आज पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान जिला दर्शन की जो क्लासें चल रही हैं और उन राजस्थान जिला दर्शन में अपने शुरुआत की थी झुंझुनू जिले से, और आज की अपनी जो जिला दर्शन क्लास है उसमें अपने झुंझुनू जिले का जिला दर्शन पार्ट होगा 2। मानी आज हम बचे हुए झुंझुनू जिले के जो प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल हैं उनका सचित्र अध्ययन करेंगे। और आज अपनी जिला दर्शन जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये राजस्थान जिला दर्शन की दूसरी क्लास है जो झुंझुनू जिले का पार्ट 2 होगा। और पिछली क्लास तक हमने या पिछली क्लास में झुंझुनू जिले के जो हमने पढ़ा था झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय के बाद में हमने झुंझुनू जिले के सबसे पहले हमने पढ़ा था कि झुंझुनू जिले को बसाया किसने। झुंझुनू जिले को बसाया था मोहम्मद खान ने। वर्तमान स्वरूप दिया था झुंझार सिंह जाट ने, जिनको झुंझार जाट की भूमि कहा जाता है। और सामान्य परिचय पढ़ने के बाद में हमने झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक अध्ययन कर लिया था खेतड़ी महल का, और एक अध्ययन कर लिया था हमने नरहड़ के सक्कर पीर बाबा का। और इससे आगे का राजस्थान के झुंझुनू जिले के प्रमुख जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था नरहड़ के सक्कर पीर बाबा, जिनका जो उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, और ये बांगड़ के धनी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इससे आगे आज का अपना झुंझुनू जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में हम अध्ययन करेंगे चिड़ावा का। ऐतिहासिक स्थलों में हम अध्ययन किसका करेंगे? चिड़ावा का अध्ययन करेंगे कि चिड़ावा जो है वो झुंझुनू जिले का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। एक तो सीधा पूछा जाता है कि चिड़ावा कहां स्थित है। चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। और झुंझुनू जिले का चिड़ावा राजस्थान सामान्य ज्ञान में कौन कौन सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है उनका अध्ययन हम करते हैं। तो देखो झुंझुनू जिले के चिड़ावा में, झुंझुनू जिले के चिड़ावा में देखो 5 ढाण का 700 वर्ष पुराना बोडिया कुआं कहां स्थित है? चिड़ावा में स्थित है। जैसे बेटा बहुत सारे ये कुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेठानी का कुआं कहां स्थित है? चूरू में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना जैसल का कुआं कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और बाड़मेर जिले में भी एक कुआं अपने पूछा हुआ है, ठीक है। और उससे संबंधित वैसे ही है कि बोडिया कुआं कहां स्थित है? तो 5 ढाण का जो कुआं है 700 साल पुराना, जिसे बोडिया कुएं के नाम से जाना जाता है, वो झुंझुनू जिले के चिड़ावा में स्थित है। पंडित गणेश नारायण एक सिद्ध महात्मा थे, और पंडित गणेश नारायण का मंदिर और पंडित गणेश नारायण जी का समाधि स्थल चिड़ावा में स्थित है। और इन्हीं पंडित गणेश नारायण जी को सिद्ध महात्मा और बावलिया बाबा के नाम से जाना जाता है। बावलिया बाबा के नाम से इनको जाना जाता। तो ज्यादातर शेखावाटी में इनको बावलिया, पंडित गणेश नारायण जी को बावलिया बाबा के नाम से जाना जाता है। और पंडित गणेश नारायण या बावलिया बाबा को शेखावाटी का साईं भी कहते हैं। पंडित गणेश नारायण को या बावलिया बाबा को क्या कहते हैं? शेखावाटी के साईं के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा ये पंडित गणेश नारायण उर्फ बावलिया बाबा जी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने भारत के धनाढ़े व्यक्तियों में शामिल पिलानी के धनाढ़े सेठ बिड़ला को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। मानी चिड़ावा से आगे पिलानी है, और पिलानी के एक सेठ थे जो आज भारत के धनाढ़े पुरुषों में या धनाढ़े सेठ परिवारों में जिनका नाम शामिल है बिड़ला परिवार, और उस बिड़ला परिवार को और आशीर्वाद देने वाले थे बावलिया बाबा पंडित गणेश नारायण जी। और ये जो जिनका मंदिर चिड़ावा में है, ये बावलिया बाबा पंडित गणेश नारायण जी का जो जन्म है, बावलिया बाबा अर्थात पंडित गणेश नारायण जी का जो जन्म है वो
झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के बुगाला गांव में हुआ था। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के बुगाला गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पंडित गणेश नारायण सिद्ध महात्मा अर्थात बावलिया बाबा का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडित गणेश नारायण अर्थात बावलिया बाबा ने बिड़ला को पर्चा या चमत्कार दिखाया था, अर्थात उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था कि भारत के धनाढ़े सेठों में शामिल बिड़ला को चमत्कार किसने दिखाया था? चमत्कार को पर्चा कहते हैं। सिद्ध महात्मा या देवी देवता के चमत्कार को बेटा पर्चा कहते हैं। तो इन्होंने पंडित गणेश नारायण सिद्ध बाबा, सिद्ध महात्मा या बावलिया बाबा या इनका एक उपनाम है शेखावाटी का साईं, और इन्होंने पर्चा दिखाया था किनको? बिड़ला जी को पर्चा दिखाया था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 1922 में चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। कि देख बेटा ये क्वेश्चन अपने पटवारी भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय ये ऐसा लगा था कि पहली बार ये न्यू क्वेश्चन कहां से आया है। ये बेटा न्यू क्वेश्चन नहीं था, ये अपने इस बुकलेट में उस समय पहले से ही ये क्वेश्चन उपलब्ध था। देखो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के एक निवासी थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को छोड़कर और वो कहां झुंझुनू जिले के चिड़ावा को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। और चिड़ावा में रहते हुए गुप्ता जी ने 1922 में मानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1922 में उन्होंने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। ये वैसे ही महापुरुष हैं जैसे विजय सिंह पथिक थे। जैसे विजय सिंह पथिक भी कहां के रहने वाले थे? विजय सिंह पथिक भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी थे। उत्तर प्रदेश को छोड़कर ये भूप सिंह जी अर्थात विजय सिंह जी पथिक राजस्थान आते हैं और राजस्थान में किसान आंदोलन के जन्मदाता या किसानों के मैसिया बन जाते हैं। किसानों के मैसिया। उसी प्रकार उसी उत्तर प्रदेश से मास्टर प्यारेलाल गुप्ता भी जनजागृति फैलाने के लिए कहां आते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिड़ावा आते हैं और चिड़ावा में आकर ये यहां पर अमर सेवा समिति की स्थापना करते हैं। और इन्हीं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। इन्हीं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को चिड़ावा का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। जैसे बेटा शेखावाटी का गांधी तो कहते हैं बद्री नारायण सोडानी को। जैसे राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। बांगड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणकेलाल वर्मा को। उसी प्रकार मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो कहां के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अलीगढ़ के। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोड़कर और झुंझुनू जिले के चिड़ावा को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं और यहीं पर जनजागृति फैलाते हुए 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना करते हैं। और गांधीवादी विचारों से प्रभावित मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी उपनाम से जाना जाता है। मानी झुंझुनू जिले के चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और संपूर्ण शेखावाटी का जो गांधी है वो कहते हैं बद्री नारायण सोडानी को। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। मेवाड़ का गांधी माणकेलाल वर्मा को कहते हैं और बांगड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। तो ये चिड़ावा किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? चिड़ावा में एक तो 700 वर्ष पुराना दुर्लभ कुआं है, ठीक है। और वो 700 वर्ष पुराना दुर्लभ कुआं कितने ढाणों के लिए प्रसिद्ध है? 5 ढाणों के लिए प्रसिद्ध है। तो बोडिया कुआं कहां स्थित है? बोडिया कुआं चिड़ावा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन अपने बनता है शेखावाटी के साईं उपनाम से प्रसिद्ध। शेखावाटी के साईं उपनाम से प्रसिद्ध पंडित गणेश नारायण जी का मंदिर कहां स्थित है? तो पंडित गणेश नारायण जी का मंदिर चिड़ावा में स्थित है। और ये शेखावाटी के साईं को बावलिया बाबा उपनाम से जाना जाता है। इन्हीं बावलिया बाबा
या सिद्ध महात्मा का जन्म होता है झुंझुनू जिले के ही नवलगढ़ तहसील के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्हें शेखावाटी का साईं क्यों कहते हैं? क्योंकि साईं बाबा ने जो काम महाराष्ट्र राज्य में किया वही काम शेखावाटी में किसने किया? बावलिया बाबा ने किया। और इन बावलिया बाबा ने किनको चमत्कार दिखाया था? इन बावलिया बाबा ने चमत्कार दिखाया था बिड़ला राज परिवार को, बिड़ला जो है वो साहूकारों को या परिवार को दिखाया था। इनके अलावा चिड़ावी ख्याल भी कि राजस्थान के लोकनाट्यों में, इनके अलावा एक चीज और ध्यान में रखनी है बेटा, यहां राजस्थान के लोकनाट्यों में ख्याल का अपना अलग ही स्थान है। राजस्थान के लोकनाट्यों में क्या है? ख्याल का अपना अलग ही स्थान है। और राजस्थान के लोकनाट्यों का प्रसिद्ध ख्याल कौन सा है? राजस्थान के लोकनाट्यों का प्रसिद्ध ख्याल है चिड़ावी ख्याल। राजस्थान के लोकनाट्यों का प्रसिद्ध ख्याल कौन सा है? चिड़ावी ख्याल है। और चिड़ावी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का अर्थात चिड़ावा का प्रसिद्ध है। कि राजस्थान के लोकनाट्यों में प्रसिद्ध ख्याल में आता है एक तो तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। एक आता है कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? नागौर का प्रसिद्ध है। और नागौर के कुचामनी ख्याल का जनक है लच्छी राम। और एक है चिड़ावी ख्याल, और चिड़ावी ख्याल के जनक कौन है? नैनू राम। चिड़ावी ख्याल के जनक किसे माना जाता है? तो शेखावाटी का प्रसिद्ध ख्याल कौन सा है? चिड़ावी ख्याल। और चिड़ावी ख्याल के जनक किसे माना जाता है? चिड़ावी ख्याल के जनक माना जाता है नैनू राम को। और नैनू राम के शिष्य दूलिया राणा ने, नैनू राम के शिष्य दूलिया राणा ने इस चिड़ावी ख्याल को देश भर में विख्यात किया था, देश भर में विख्यात किया था। मानी शेखावाटी का प्रसिद्ध ख्याल चिड़ावी ख्याल है। और चिड़ावी ख्याल शेखावाटी में कहां का प्रसिद्ध है? चिड़ावा का। और चिड़ावा के इस चिड़ावी ख्याल के जन्मदाता कौन है? नैनू राम है। और नैनू राम के शिष्य दूलिया जो राणा है उन्होंने इस ख्याल को पूरे देश भर में प्रसिद्ध किया था। चिड़ावा के गांधी क्या है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है। अब हम आगे अपने अगले पर चलते हैं। अगला झुंझुनू जिले का प्रमुख स्थल है खेतड़ी। अगला झुंझुनू जिले का प्रमुख स्थल कौन सा बेटा? खेतड़ी जो स्थल है वो झुंझुनू जिले का अगला प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। देखो शेखावाटी में राव शेखा के द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाया बेटा? राव शेखा के द्वारा शासित प्रदेश कहलाया शेखावाटी। और शेखावाटी में पंचपाने प्रसिद्ध थे जो मैं आपको प्रथम वीडियो में बता चुका हूं झुंझुनू जिला दर्शन के। और इनमें से एक ठिकाना था शेखावाटी का ठिकाना था खेतड़ी। और शेखावाटी का जो ठिकाना खेतड़ी है वहां के ठिकानेदार को राजा के नाम से जाना जाता था। मानी यहां पर ठाकुर नहीं कहते थे। खेतड़ी एक महत्वपूर्ण ठिकाना था शेखावाटी का। और मैं ये कहूं तो शेखावाटी का ये सबसे बड़ा ठिकाना था, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखो शेखावाटी क्षेत्र का या राव शेखा के वंशजों का सबसे बड़ा ठिकाना खेतड़ी था। और इसी खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में रियासती काल में बहुत सारे ठिकाने थे, बहुत सारे ठिकाने थे। और उन ठिकानों में से या शेखावाटी के जो 3 प्रसिद्ध जिले हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, उन तीनों जिलों का या उस समय के राव शेखा के शासित प्रदेश शेखावाटी का रियासती काल का सबसे बड़ा ठिकाना खेतड़ी था, जिसके ठिकानेदार को राजा कहते थे। और यही खेतड़ी ठिकाना ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की नहीं, इसे भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर यदि मैं ये भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये झुंझुनू जिले की जो खेतड़ी है ये विश्व की पहली तांबे की खान है। यदि मैं इसको ये भी कहूं कि झुंझुनू जिले का जो ये खेतड़ी सिंगाना है ये विश्व की पहली तांबे की खान मानी जाती है। इसके प्रमाण के रूप में कि जब मानव सभ्यता ने ताम्र युग में प्रवेश किया उसी समय खेतड़ी मानव सभ्यता का प्रमुख स्थल था।
इस बात ये प्रमाण काफी है कि ये विश्व की पहली तांबे की खान थी। कैसे कि जब मानव की जो सभ्य मनुष्य है, सभ्य मनुष्य के इतिहास को क्या कहते हैं बेटा? सभ्यताओं का इतिहास कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो मानव सभ्यता ने ताम्र युग में जब प्रवेश किया, जिसको हम धातु युग के नाम से जानते हैं, उसी समय से खेतड़ी मानव सभ्यता का प्रमुख स्थल बना हुआ है। और आपने इतिहास में हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबा कहां से प्राप्त करते थे बेटा? वो तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। और तांबा, एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है। और तांबे को एक मुलायम धातु माना जाता है, ठीक है। और मुलायम धातु होने के साथ साथ तांबा विद्युत का मानी बिजली का एक अच्छा सुचालक भी माना जाता है, ठीक है। तांबे को बेटा कॉपर भी कहते हैं। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या है? तांबा। जैसे मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किसकी खेती की गई? कपास की खेती की गई। मानव ने सबसे पहले किस जीव को पाला? कुत्ते को पाला। नवपाषाण युग में मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु भेड़ है। और सबसे पहले मानव ने क्या खाया? जो मानी अनाज के रूप में मानव ने क्या खाया? जो। और धातुओं के रूप में मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया था। तो मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है। और खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी है, और खेतड़ी में अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ियां हैं। कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी की जो पहाड़ियां है ना, वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ियां हैं। इनके बाद अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां कहां प्रवेश कर जाती है? हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में अरावली की जो अंतिम पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो पहाड़ियां तांबे के उत्पादन के लिए या कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी का अस्तित्व जब से है, जब से मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश किया था, ठीक है। और इसके अलावा इसी खेतड़ी से लोह युगीन सभ्यता स्थल सुनारी, मानी यहां से हमें लोह युग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहां से हमें ताम्र युग के भी, कि झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी स्थल है, झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी ठिकाना है, और आज ये झुंझुनू जिले की एक मुख्य तहसील भी मानी जाती है। और ये झुंझुनू जिले से हमें, या इस झुंझुनू जिले के खेतड़ी से हमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जिसमें हमें ये क्वेश्चन बेटा अपना काफी इंपोर्टेंट है, लोह युगीन सभ्यता स्थल सुनारी। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है, या पूछ लेंगे राजस्थान का प्रमुख लोह युगीन सभ्यता स्थल कौन सा है। जैसे राजस्थान का प्रमुख सैंधवकालीन सभ्यता स्थल है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर है। वैसे ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा कि राजस्थान का प्रमुख लोह युगीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोह युगीन सभ्यता स्थल है सुनारी। और सुनारी झुंझुनू जिले के कहां स्थित है? खेतड़ी में। और कौन सी नदी के तट पर है? ये कांठली नदी के तट पर है, कांठली नदी के तट पर। तो सुनारी सभ्यता स्थल कहां है? झुंझुनू में। और झुंझुनू जिले का सुनारी सभ्यता स्थल कौन सी नदी के तट पर विकसित हुआ? कांठली नदी के तट पर विकसित हुआ, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी मानी जाती है। कांठली जो नदी है वो शेखावाटी की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी मानी जाती है। इसी नदी के तट पर, इसी कांठली नदी के तट पर सीकर जिले में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर। मानिए जो कांठली नदी है ये सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और सीकर जिले में इस कांठली नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी
कहा जाता है। और इसी कांटली नदी के तट पर झुंझुनू में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी, जो खेतड़ी में है। और सुनारी किस युग की सभ्यता है? लोह युगीन ये सभ्यता स्थल है। और इसी सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियों के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। एक और यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है? राजस्थान में लोहे गलाने की भट्टियों के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो राजस्थान में देखो, तांबे के भी प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? खेतड़ी से। या कॉपर के भी प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? खेतड़ी से। और लोहे गलाने की भट्टियों के भी प्राचीनतम प्रमाण खेतड़ी से मिले हैं, परंतु खेतड़ी में कहां से? सुनारी सभ्यता स्थल जो कांटली नदी के तट पर है। तो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि शेखावाटी क्षेत्र में या राजस्थान में लोहे गलाने की भट्टियों के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो सुनारी से मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यही प्रमाण काफी है कि खेतड़ी विश्व की प्रथम ताम्र नगरी के नाम से या विश्व की पहली तांबे की खान के नाम से हम इसको जान सकते हैं। और ये खेतड़ी जो है वो अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ी क्षेत्रों में बसा है। और इसी खेतड़ी के पास कोपर नाम का एक स्थल है। आगे देखो, 1961 में आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा 1961 में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का विकास किया गया। मानिए भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में और तांबा निकालने के लिए 1961 में क्या किया गया? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का विकास। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का विकास 1961 में भारत सरकार के द्वारा झुंझुनू जिले के खेतड़ी में किया गया। और ये झुंझुनू जिले का खेतड़ी अनादिकाल से विश्व पटल पर सुर्खियों में है। कई कारणों से यह है। एक कारण तो यह है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। इसलिए विश्व के सभी पुरातत्वविदों हैं या सभी पुरातत्व विद्वान हैं विश्व के लिए, उनके लिए अहम मानी जाती है। दूसरी, उसके बाद में तत्कालीन विश्व को सबसे ज्यादा जरूरत तांबे की थी। और वो तांबा कहां से निकाला जाता था? भारत देश में खेतड़ी से निकाला जाता था। तो राज्य सरकार ने यहां पर और केंद्र सरकार ने 1961 में यहां पर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का विकास किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब हुई? 1961 में। और 1970 में खेतड़ी से तांबे का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। मानी तांबा तो अनादिकाल से हो रहा है, परंतु एस का यहां से क्या है? तांबे के एस्को का उत्पादन यहां पर प्रारंभ हो गया था। और तांबे का उत्पादन कौन कर रही थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहां पर तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यहां पर तांबे का उत्पादन किया जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। और यहां पर सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर तांबे का खनन कब से किया जा रहा है? 1970 से। 1976 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में एशिया का सबसे बड़ा प्रागलक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया था। तो बेटा ये अपने आप में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है इंपॉर्टेंट? कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, जिनका असली नाम है प्रियदर्शना। जिनका असली नाम क्या है? प्रियदर्शना है। और इन्हीं प्रियदर्शना इंदिरा गांधी ने या आयरन लेडी ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी, इसे 1976 में और एशिया का सबसे बड़ा प्रागलक संयंत्र घोषित किया था। तो एशिया महाद्वीप का, मानी आप देखो एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है।
और उसी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा प्रागलक संयंत्र कहां स्थित है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा प्रागलक संयंत्र है वो झुंझुनू जिले के खेतड़ी में है। और इससे एशिया का सबसे बड़ा तांबा प्रागलक संयंत्र किसने घोषित किया? इंदिरा गांधी ने। कब घोषित किया? 1976 में। और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित करने का मतलब क्या है? इसे सहकारी तंत्र में शामिल कर लिया गया। इसे किस में शामिल कर लिया गया? सहकारी तंत्र में, जिसको हम एक शब्द बोलते हैं किताबी लैंग्वेज में सार्वजनिक उपक्रम। किताबी लैंग्वेज में इसको कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है? इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम का एक नाम लिया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रम जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो यहां पर तांबे का उत्पादन करता है, और इससे राष्ट्र को समर्पित करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या आयरन लेडी है, जो पहली महिला प्रधानमंत्री है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असली नाम क्या है? प्रियदर्शना है। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं कि झुंझुनू जिले का खेतड़ी रियासती युग में या ब्रिटिश युग में किन किन कारणों से प्रसिद्ध रहा था। तो देखो अगला क्वेश्चन है अपना, या अगले खेतड़ी से संबंधित है। खेतड़ी की स्थापना खेत सिंह निर्वाण ने की थी। कि झुंझुनू जिले का या शेखावाटी का जो सबसे बड़ा ठिकाना है, मैंने आपको शुरू में बताया कि शेखावाटी में पंचपाने प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं पंचपानों में या शेखा के जो वंशज थे, जो ठाकुर थे या जो ठिकानेदार थे, और उन्हीं शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू, उन तीनों ठिकानों में सबसे बड़ा, तीनों जिलों का सबसे बड़ा ठिकाना खेतड़ी था। और खेतड़ी की स्थापना खेत सिंह निर्वाण ने की थी। और खेतड़ी में एक दुर्ग स्थित है। तो खेतड़ी में कौन सा दुर्ग है? भोपालगढ़ का दुर्ग है। एक तो ये क्वेश्चन अपने कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे नवलगढ़ का दुर्ग कहां स्थित है? नवलगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग कहां है? लक्ष्मणगढ़ में। फतेहपुर का दुर्ग कहां है? फतेहपुर में। परंतु देखो खेतड़ी में खेतगढ़ नामक दुर्ग नहीं है। शेखावाटी में जहां पर भी दुर्ग हैं, जैसे डूंडलोद का दुर्ग है, तो उस शहर का नाम भी क्या है? डूंडलोद है। परंतु खेतड़ी के दुर्ग का नाम खेतगढ़ न होकर क्या है? भोपालगढ़ है। क्यों है? क्योंकि खेतड़ी की स्थापना तो की खेत सिंह ने। अब यदि खेत सिंह खेतड़ी की स्थापना भी करते और यदि खेत सिंह खेतड़ी में दुर्ग भी बनाते तो दुर्ग का नाम खेतगढ़ पड़ता। परंतु खेत सिंह ने केवल क्या किया? खेतड़ी शहर की स्थापना की या खेतड़ी नामक ढाणी को बसाया, और उस खेतड़ी नामक ठिकाने में दुर्ग किसने बनाया? दुर्ग भोपाल सिंह ने बनाया। खेतड़ी के राजा या खेतड़ी ठिकाने के राजा भोपाल सिंह ने यह दुर्ग बनाया, इसलिए दुर्ग क्या कहलाया? भोपालगढ़। तो अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है भोपालगढ़ का दुर्ग कहां स्थित है? तो भोपालगढ़ का दुर्ग और खेतड़ी में स्थित है। निर्माता है भोपाल सिंह। अब दूसरा क्वेश्चन है, खेतड़ी के प्रसिद्ध राजा थे ठाकुर अजीत सिंह। देखो खेतड़ी को बसाया खेत सिंह ने और खेतड़ी का दुर्ग बनाया भोपाल सिंह ने, परंतु इन दोनों से ज्यादा प्रसिद्धि खेतड़ी के किस राजा ने प्राप्त की? ठाकुर अजीत सिंह ने पूरे राजस्थान में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जैसे बेटा राजस्थान में बहुत सारे राजा हुए, मेवाड़ में बहुत सारे राजा हुए, परंतु मेवाड़ में 4 राजाओं ने जो अपनी छाप छोड़ी, और जैसे लगभग 75 राजा हुए थे मेवाड़ में, परंतु उनमें से प्रसिद्ध केवल 3 ही हुए। मेवाड़ के बप्पा रावल, कालभोज, कुंभा और महाराणा प्रताप। इसी प्रकार खेतड़ी में भी बहुत सारे राजा हुए हैं, परंतु खेतड़ी के राजाओं में प्रसिद्धि केवल एक ही आदमी ने प्राप्त की, वो है ठाकुर अजीत सिंह। और ये अब क्यों प्राप्त करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक चीज आप और ध्यान में रखना, हमने झुंझुनू जिला दर्शन के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था खेतड़ी महल कहां है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है, और वो खेतड़ी महल क्या कहलाता है? शेखावाटी का हवा महल कहलाता है। अब हम देखते हैं खेतड़ी के प्रसिद्ध राजा थे ठाकुर अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त नामक बालक को क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद। ये भारत के प्रसिद्ध महापुरुष हुए और इनके बारे में अपना हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। कैसे?
मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र नाथ नामक एक बालक हुआ था, नरेंद्र नाथ नामक एक बालक हुआ था, और भारत के कौन से शहर में? कलकत्ता में, जिनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और ये नरेंद्र नाम का जो बालक है पूरे भारत में अलौकिक या दिव्य ज्ञान के लिए भ्रमण करता है, और इस नरेंद्र नाथ नामक बालक को अलौकिक या दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है भारत के तमिलनाडु राज्य में, जहां पर 3 सागरों का संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, और उनके संगम पर अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है इस नरेंद्र नाथ नामक बालक को। और यह बालक ज्ञान प्राप्त होते ही सबसे पहले किसके पास आता है? सबसे पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास आता है, और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह हैं वो इस नरेंद्र नाथ नामक बालक के विचारों से, इसके दार्शनिक विचारों से काफी प्रभावित होते हैं, और इनके विचारों से प्रभावित होकर इनका नाम क्या रख देते हैं? ये स्वामी विवेकानंद नाम रख देते हैं। तो अपना एक ही क्वेश्चन बनेगा, नरेंद्र नाथ नामक बालक को स्वामी विवेकानंद नाम किस राजपूत राजा ने दिया? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया। और इनको स्वामी विवेकानंद नाम ही नहीं दिया, इनको शिकागो धर्म सम्मेलन, विश्व का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन कहां हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में, और यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। और इस विश्व के पहले धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? भारत की ओर से भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और इन्हीं विवेकानंद जी ने इस 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाई थी। भारत को किसकी पदवी मिली थी? विश्व गुरु की पदवी दिलाने वाला महापुरुष कौन है? स्वामी विवेकानंद। जिन स्वामी विवेकानंद के जन्म को हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मानिस नरेंद्र नाथ नामक बालक का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। इसीलिए हम आज तक प्रतिवर्ष 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी नरेंद्र नाथ नामक बालक को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। और ये खेतड़ी भी आए थे, और खेतड़ी में भी अपने दार्शनिक विचारों का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। और अमेरिका के 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने इनको आर्थिक सहयोग दिया, और अजीत सिंह जी से आर्थिक सहयोग लेकर ये 1893 में शिकागो पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर इन्होंने भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाई अपने दार्शनिक विचारों से। ठीक, और अब हम चलते हैं आगे खेतड़ी में। और खेतड़ी में सेठ पन्नालाल शाह तालाब, एक ये भी चीज अपने इंपॉर्टेंट है बेटा कि सेठ पन्नालाल शाह तालाब और पुरोहित जी की हवेली वह अजीत सागर बांध कहां स्थित है? खेतड़ी में। इसमें से बेटा एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने कि अजीत सागर बांध कहां स्थित है? तो अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित है। ठीक है, और यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय है अजीत सागर बांध। और अजीत सागर बांध खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने बनाया था, और ये खेतड़ी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बनेगा? झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? एक अपना बनेगा पन्नालाल शाह तालाब कहां स्थित है? पन्नालाल शाह तालाब कहां स्थित है? तो पन्नालाल शाह तालाब भी झुंझुनू के खेतड़ी में है। एक क्वेश्चन बनता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, संपूर्ण शेखावाटी सीकर, चूरू और झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपने क्वेश्चन आते हैं, पोदार की हवेली कहां है? तो पोदार की हवेली नवलगढ़ में है। श्रवण चित्रकारी के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? नवलगढ़ की। वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, पुरोहित जी की हवेली कहां स्थित है? तो पुरोहित जी की हवेली स्थित है खेतड़ी में। ठीक है, अगला है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का समापन खेतड़ी में खेड़बर्मा नामक स्थान पर होता है। कि राजस्थान में
जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, और विश्व की पहली पर्वतमाला है अरावली। अरावली की राजस्थान में एंट्री होती है माउंट आबू से। अरावली की राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? माउंट आबू सिरोही से होती है। और राजस्थान में अरावली का समापन कहां होता है? खेतड़ी में। और खेतड़ी में अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ियों को खेड़ब्रह्मा की पहाड़ियां हमें कहते हैं। और राजस्थान में ये जो अरावली की अंतिम पहाड़ियां हैं खेड़ब्रह्मा की पहाड़ियां, यही पहाड़ियां किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? यही पहाड़ियां विश्व में पहली तांबे की पहाड़ियां या तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां और इसके साथ में बताना चाहूंगा कि ये अजीत सागर बांध बना कब। देखो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये झुंझुनू जिले का जो सबसे बड़ा जो जलाशय है वो बना कब। अब देखो नरेंद्र नाथ नामक जो बालक हैं, नरेंद्र नाथ नामक जो बालक हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होते ही वो सबसे पहले कहां आए? खेतड़ी में आए। और मैंने आपको झुंझुनू जिले का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये नरेंद्र नाथ नामक जो बालक है वो खेतड़ी पहुंचने से पहले एक रात कहां बिताएंगे? झुंझुनू के खेतड़ी महल में बिताएंगे, जिसे शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। और अगले दिन वो खेतड़ी में आएंगे और यहां पर वो अपने दार्शनिक विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आसपास के लोगों में इस नरेंद्र नाथ नामक बालक की प्रसिद्धि फैल जाती है और आसपास के सभी लोग खेतड़ी में इन नरेंद्र नाथ नामक बालक के प्रवचन सुनने के लिए आने लग जाते हैं। मानिए ये अपने दार्शनिक प्रवचन कहां देते हैं? खेतड़ी में देते हैं, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सानिध्य में रहते हुए। और आसपास खेतड़ी के आसपास के सभी गांवों में और इनकी प्रसिद्धि फैलती है। तो झुंझुनू के खेतड़ी के आसपास के जो लोग हैं वो सभी खेतड़ी में पहुंचते हैं। आप देखो जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे पीने के पानी की उतनी ही ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अत्यधिक संख्या में लोग खेतड़ी पहुंचने लग गए। और खेतड़ी वैसे ही पहाड़ी इलाका है, आज भी खेतड़ी में पानी की कमी है और पहले भी खेतड़ी में पानी की कमी थी। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को इस समस्या से निपटने के लिए और पेयजल स्रोत उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने एक बांध बनाया और उस बांध को क्या कहते हैं? अजीत सागर बांध। तो अजीत सागर बांध कब बनाया गया? अजीत सागर बांध अजीत सिंह ने तब बनाया जब नरेंद्र नाथ नामक बालक खेतड़ी पधारे। और इसी नरेंद्र नाथ नामक बालक को इसी समय क्या नाम मिलता है? स्वामी विवेकानंद नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है इनको? स्वामी विवेकानंद। और यहां से जाते हैं ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए और इनका आर्थिक सहयोग भी करते हैं खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। तो ये तो हुआ अपना झुंझुनू जिले का कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? खेतड़ी, जैसे भारत की ताम्र नगरी के नाम से और एशिया का सबसे बड़ा ताम्र संयंत्र स्थापित होने का गौरव इस झुंझुनू जिले के खेतड़ी को प्राप्त है। और इसी खेतड़ी में जो खेड़ब्रह्मा की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में अरावली की अंतिम पहाड़ियां मानी जाती है। और इसी खेतड़ी की प्रमुख नदी कौन सी है? इसी खेतड़ी की प्रमुख नदी कांटली है। और इसी कांटली नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। और सुनारी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत में लोहे की भट्टियां गलाने के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो लोहे गलाने की भट्टियों के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं सुनारी सभ्यता स्थल जो कांटली नदी के तट पर विकसित हुआ था। और ध्यान में रखना, अपने झुंझुनू जिला दर्शन के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कांटली नदी जो है वो झुंझुनू जिले को दो समान भागों में बांटती है। कांटली जो नदी है वो झुंझुनू जिले को क्या करती है? दो समान भागों में बांटती है। अब हम आगे चलते हैं अपने झुंझुनू जिले के कौन से स्थल पर? नवलगढ़ स्थल पर। कि झुंझुनू जिले का प्रमुख स्थल कौन सा है? नवलगढ़, जो राव शेखा के वंशज नवल सिंह ने बसाया था। एक तो सीधा पूछा जा सकता है कि नवलगढ़ कहां स्थित है? नवलगढ़ झुंझुनू में।
अब देखो बेटा ये 2-3 जगह अपने काम में आएंगे। अब अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो नवलगढ़ हमें टॉपिकों में कहां कहां पढ़ना पड़ेगा। एक तो अपने टॉपिक जो सिलेबस में होते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, सिलेबस में ज्योग्राफी में भी होता है और कल्चर में भी होता है, एक तो ये वहां पढ़ेंगे। एक राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, हमें नवलगढ़ हवेलियों में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यही जो नवलगढ़ झुंझुनू जिले की एक प्रमुख तहसील और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी स्थापना किसने की थी? नवल सिंह ने की थी। राव सेखा के वंशज हैं नवल सिंह, और नवल सिंह ने किसकी स्थापना की थी? नवलगढ़ की। मैंने क्या कहा था? शेखावाटी के क्या प्रसिद्ध हैं? पंचपाने। शेखावाटी के क्या प्रसिद्ध हैं? पंचपाने। और उन्हीं पंचपानों में से एक पाना कौन सा है? एक पाना नवलगढ़ है। और नवलगढ़ की स्थापना किसने की थी? नवल सिंह ने की थी। और इसी नवलगढ़ को शेखावाटी की राजधानी भी कहते हैं। इसी नवलगढ़ को शेखावाटी की क्या कहते हैं? राजधानी भी कहते हैं। और इसी नवलगढ़ में शेखावाटी महोत्सव का भी आयोजन होता है। कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। शेखावाटी की राजधानी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। और शेखावाटी महोत्सव का आयोजन भी कहां होता है? नवलगढ़ में। जैसे पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में होता है, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है, ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन नाथद्वारा में होता है। वैसे ही शेखावाटी महोत्सव का आयोजन है नवलगढ़। और शेखावाटी के पंचपानों में नवलगढ़ की स्थापना किसने की? नवल सिंह ने। अब हम देखते हैं नवलगढ़ का संस्थापक कौन है? नवल सिंह है। और नवलगढ़ भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए नवलगढ़ को भित्ति चित्रों की हवेलियों का शहर कहते हैं। तो वैसे तो बेटा पूरी ही शेखावाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पूरी की पूरी शेखावाटी भित्ति चित्रण युक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति किसे कहते हैं? भीत कहते हैं बेटा दीवार को। भीत किसे कहते हैं? दीवार को कहते हैं। तो दीवार पर बने हुए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। अर्थात भित्ति चित्र या दीवार पर बने हुए चित्रों के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी की। और शेखावाटी में जो श्रवण चित्रकारी होती है ना, देखो एक तो साधारण चित्रकारी होती है, एक होती है सोने की चित्रकारी। तो शेखावाटी की लगभग सभी हवेलियां भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, परंतु नवलगढ़ की हवेलियों पर श्रवण चित्रकारी की हुई है। नवलगढ़ की हवेलियों पर चित्रकारी किससे की हुई है? सोने से की हुई है, या उनकी दीवारों पर या उनकी भीत पर चित्र श्रवण चित्रकारी है। इसलिए शेखावाटी की श्रवण नगरी, इसलिए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। और नवलगढ़ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा, भित्ति चित्रण प्रारंभ कहां से हुआ था? बिलों से। भित्ति चित्र मानी दीवार पर जो चित्र बनाने की परंपरा जो है वो राजस्थान में कहां से प्रारंभ हुई? तो दीवार या भीत पर राजस्थान में चित्र बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी बिलों की बरहाड़ी माता से। बिलों की कौन सी माता से? बरहाड़ी माता से। मानी बिलों की वैवाहिक देवी कौन है? बिलों की वैवाहिक देवी बरहाड़ी माता है। और इन्हीं बरहाड़ी माता का चित्र भील विवाह के समय कहां पर बनाते हैं? भीत पर बनाते हैं। इसलिए भित्ति चित्रण की परंपरा बिलों की वैवाहिक देवी बरहाड़ी माता से मानी जाती है। और उसी भित्ति चित्रण परंपरा को देश भर में विख्यात किसने किया? शेखावाटी के सेठ साहूकारों ने अपनी हवेलियों पर चित्र बनाकर। और शेखावाटी में कहां के सेठ साहूकार अपनी हवेलियों पर सोने से चित्रकारी करवाते थे? नवलगढ़ के सेठ साहूकार अपनी हवेलियों की दीवारों पर या भित्तों पर श्रवण चित्रकारी करवाते थे। ठीक है। और नवलगढ़ की स्थापना किसने की है? नवल सिंह ने की है। अब हम इसमें आगे चलते हैं अपने। अब देखो कांचियागढ़ कहां स्थित है?
नवलगढ़ में। एक ही आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अभी पढ़ा आपने कि भोपालगढ़ कहां स्थित है, भोपालगढ़ खेतड़ी में है। भोपालगढ़ कहां स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। वैसे ही नवलगढ़ भी कहां स्थित है, खेतड़ी में, मानी नवलगढ़ कहां स्थित है, झुंझुनू में। नवलगढ़ कहां स्थित है, झुंझुनू में, जिसकी स्थापना नवल सिंह ने की। और इसी नवलगढ़ का प्रमुख दुर्ग कौन सा है, इसी नवलगढ़ का प्रमुख दुर्ग है कांचियागढ़, जो कांच से निर्मित भी माना जाता है। तो जैसे खेतड़ी के दुर्ग को क्या कहते हैं, खेतड़ी के दुर्ग को भोपालगढ़ कहते हैं। तो नवलगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं, नवलगढ़ के दुर्ग को कांचियागढ़ उपनाम से भी जाना जाता है। और यही नवलगढ़ भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और नवलगढ़ की कौन कौन सी हवेलियां भित्ति चित्रण या श्रवण चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम में आता है। पोदार की हवेली, कि नवलगढ़ की सबसे प्रसिद्ध हवेली, या नवलगढ़ जो शेखावाटी में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, शेखावाटी में हवेलियों का शहर कहते हैं नवलगढ़ को। शेखावाटी का कौन सा शहर हवेलियों का शहर कहलाता है, नवलगढ़। और इसी नवलगढ़ की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है, पोदार की हवेली है। और पोदार की हवेली के अलावा यहां पर सेक्सरिया की हवेली है और जयपुरियों की हवेली है। मानी नवलगढ़ में बहुत सारी हवेलियां हैं, सैकड़ों की समथिंग नवलगढ़ में हवेलियां हैं। इसीलिए नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहते हैं। राजस्थान में नहीं, शेखावाटी में। राजस्थान में हवेलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, जैसलमेर को। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, पोदार की हवेली। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जो है वो नवलगढ़ में स्थित नहीं है। तो तीन तो ये दे देंगे, पोदार, सेक्सरिया और जयपुरिया की हवेली। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि ये हवेली किसको हवेली कहेंगे, कि कौन सा भवन है जिसको हम हवेली कहेंगे, किस भवन को हम दुर्ग कहेंगे, किस भवन को हम किला कहेंगे। तो देखो हवेली की विशेषता क्या होती है, कि कौन सी इमारत को हम हवेली की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इमारत तो बहुत सारी होती है, जैसे आज किसी को बंगला कहते हैं, किसी को फ्लैट कहते हैं, किसी को कोठी कहते हैं। तो इसी प्रकार से कौन सी इमारत को हम हवेली की शरण में रखते हैं, उस इमारत को हम हवेली कहेंगे जिसके एक तो दरवाजा हो, जिसके क्या हो, दरवाजा एक होना चाहिए, अंदर चौक होना चाहिए। मानी एक ही दरवाजे वाला मकान होना चाहिए और उसके अंदर चौक होना चाहिए। और हवेली के दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, हवेली का जो दरवाजा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हवेली के दरवाजे को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हवेली का जो दरवाजा है उस दरवाजे को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसी पोल दरवाजे के दोनों ओर चबूतरा होना आवश्यक है। माने उस इमारत को हवेली कहेंगे जिस इमारत के एक ही पोल है अंदर एंट्री करने का, बाहर भी चौक होता है और अंदर भी चौक होता है। और उस एक पोल के दोनों ओर क्या होने चाहिए, चबूतरे होने चाहिए। और उसी इमारत को हम क्या कहेंगे, हवेली कहेंगे। और हवेली के जो दोनों ओर चबूतरे होते हैं ना, हवेली के दोनों ओर, हवेली का मतलब कहां दोनों ओर, हवेली के मुख्य द्वार या मुख्य पोल के दोनों ओर जो चबूतरे होते हैं उन चबूतरों को गवाक्ष कहते हैं। कि हवेली के दोनों ओर जो चबूतरे होते हैं उन चबूतरों को क्या कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं। तो वह इमारत जिसमें एक पोल हो और कितने गवाक्ष हो, दो गवाक्ष हो, उससे हम हवेली कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हवेली। और शेखावाटी का नवलगढ़ तो है ही भित्ति चित्रण की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो आपको सामने एक हवेली का चित्र दिख रहा है, हवेली। ये हवेली नवलगढ़ की पोदार हवेली की इमेज है। ये जो है नवलगढ़ की पोदार हवेली की इमेज है। अब देखो मैं आपको इसमें बताऊं कि देखो इस पूरी हवेली में, ये बहुत बड़ी हवेली है, कम से कम ये आप मान सकते हो कि 40 मीटर लंबी हवेली है। कितने मीटर लंबी हवेली है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये 40 मीटर लंबी हवेली है। परंतु ध्यान देना, इस हवेली के देखो ये एक ही दरवाजा है,
इस हवेली के क्या है, ये एक ही दरवाजा है। ठीक है, इमारत तो देखो दुर्ग जैसी लग रही है, परंतु इसे दुर्ग की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसके एक ही दरवाजा है या एक ही पोल है, और इसके सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों में ये देखना बेटा, इसके दोनों दरवाजों के ओर क्या है, ये चबूतरे बने हुए हैं, कि दरवाजे से निकलते ही दोनों ओर क्या बने हुए हैं, ये चबूतरे। चबूतरे के नीचे ये क्या लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है। तो ये जो गवाक्स, ये जो पोल के दोनों ओर जो चबूतरे होते हैं, उन चबूतरों को हम क्या कहते हैं, गवाक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पोदार की हवेली की क्या है इमेज, और आपको दिख रही होगी लगभग इसकी ये जो हवेली की टोटल दीवारें हैं, बरामदे की है, चाहे बाहर की दीवारें हैं, चाहे खिड़की से संबंधित है, टोटल के टोटल पर क्या की हुई है, चित्रकारी की हुई है, और वो भी पक्की चित्रकारी। किससे, सोने से। तो श्रवण चित्रकारी के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, श्रवण चित्रकारी के लिए शेखावाटी के नवलगढ़ की पोदार हवेली प्रसिद्ध है, इसीलिए नवलगढ़ को शेखावाटी की श्रवण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके सामने इमेज है, ये नवलगढ़ की पोदार हवेली की है, जो झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। इसको देखने के लिए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, और इस पोदार की हवेली पर सोने से पक्की चित्रकारी की हुई है। और बेटा इन भित्ति, जो ये भित्ति चित्र होते हैं ना, इन भित्ति चित्रों को, ये जो भित्ति चित्र होते हैं, इन चित्रों को दीर्घ काल तक जीवित रखने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, कि ये देखो आज से 100-200 साल पहले ये चित्र बने थे, कि ये जो इस हवेली पर जो चित्र बने हैं, आज से ये लगभग किसी हवेली 150 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई हवेली 300 साल पुरानी है, और आज तक इनकी ये पेंटिंग जो है, ये चित्रकारी जो है, आज तक समाप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि भित्ति चित्रों को दीर्घ काल तक जीवित रखने की पद्धति को क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों को दीर्घ काल तक जीवित रखने की पद्धति को अरासे कहते हैं। अरासे पद्धति के द्वारा ही इन हवेलियों पर श्रवण चित्रकारी की हुई है। अब हम आगे चलते हैं नवलगढ़ में, और देखो नवलगढ़ को मैंने आपको प्रारंभ में बता चुका हूं, मैं नवलगढ़ को शेखावाटी की राजधानी भी कहा जाता है। नवलगढ़ को क्या कहते हैं, शेखावाटी की राजधानी भी कहते हैं। नवलगढ़ को ही शेखावाटी की श्रवण नगरी भी कहते हैं, और इसी नवलगढ़ में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन भी होता है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। और इसी देखो आगे आ गया, शेखावाटी महोत्सव का आयोजन कहां होता है, नवलगढ़ में, और नवलगढ़ के बिल्कुल पास में है डूंडलोद ठिकाना। नवलगढ़ के बिल्कुल पास में एक और छोटा सा ठिकाना है, डूंडलोद ठिकाना स्थित है। और ये डूंडलोद ठिकाना भी बेटा राजस्थान के किसान आंदोलन में काफी प्रसिद्ध रहा था। और इसी नवलगढ़ के निकट डूंडलोद में गधर्व मानी गधों का अभ्यारण्य है। तो बेटा राजस्थान में गधों के मेले कितने लगते हैं, एक। तो राजस्थान में यहां पर ये दो चीजें आपको नोट रखनी है। राजस्थान में गधों के मेला कहां लगता है, लूणियावास, और लूणियावास कहां है, जयपुर में है। और इसके अलावा राजस्थान में गधों के अभ्यारण्य कितने हैं, राजस्थान में गधों के अभ्यारण्य है एक ही। और राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य कहां है, राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य झुंझुनू जिले के डूंडलोद में स्थित है। और ये जो गधा जो है, इसका मेला कहां लगता है, राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला लूणियावास। और ये गधा राजस्थान की कौन सी लोक देवी की फॉर्च्यूनर है, कि गधा है वो राजस्थान की कौन सी लोक देवी की सवारी है, या कौन सी लोक देवी की फॉर्च्यूनर को गधा कहा जाता है, या कौन सी लोक देवी गधे की सवारी करती है। तो गधे की सवारी करने वाली लोक देवी आप सबको पता होगा, शीतला माता, जिसे सेडल माई के नाम से भी जाना जाता है। इसी शीतला माता को शेखावाटी अंचल में क्या कहते हैं, सेडल माई के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य कहां विकसित किया गया है, झुंझुनू जिले के डूंडलोद में विकसित किया गया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नवलगढ़ को शेखावाटी की श्रवण नगरी भी कहते हैं। नवलगढ़ को शेखावाटी की क्या कहते हैं,
स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और इसी नवलगढ़ के बदराना जोहड़ में ऊंटों का मेला लगता है। देखो राजस्थान का राज्य पशु वर्तमान में कौन सा है? ऊंट। तो आपको मैं यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि शेखावाटी क्षेत्र में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेखावाटी क्षेत्र में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में ऊंटों के सबसे बड़े मेले का नाम है बदराना जोहड़ का मेला। और बदराना जोहड़ का मेला कहां लगता है? नवलगढ़ में लगता है। और इसी नवलगढ़ तहसील में राजस्थान में सीमेंट के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। जैसे राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना कहां लगा? बूंदी जिले के लाखेरी में। वर्तमान में राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? चित्तौड़। और हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में सीमेंट के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं और सीमेंट का नवीनतम उत्पादन शुरू हुआ है? तो वो उस क्वेश्चन का उत्तर होगा हाल ही में झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील में सीमेंट के अपार और नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। तो इस प्रकार से ये था आज अपना कि झुंझुनू जिले के आज जिला दर्शन पार्ट 2 में एक तो प्रमुख स्थल खेतड़ी, दूसरा था अपना नवलगढ़, और तीसरे स्थल में हम चलते हैं लोहा गरल। और इस लोहा गरल स्थल को हम मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। इस लोहा गरल स्थल को हम क्या कहते हैं? अपने जैसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं बेटा मार्तकुंडिया चित्तौड़ को, वैसे ही लोहागरल नाम का एक पवित्र स्थल है। लोहागरल नाम का एक पवित्र जलकुंड है अरावली पर्वत माला पर झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में। और इसी लोहागरल को शेखावाटी का हरिद्वार कहते हैं। इसी लोहागरल को क्या कहते हैं? शेखावाटी का हरिद्वार कहते हैं। क्योंकि शेखावाटी के लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के बाद अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन कहां करते हैं? लोहागरल कुंड में भी करते हैं। तो देखो उदयपुरवाटी झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील के मालखेतु पर्वत पर स्थित लोहागरल का संबंध महाभारत से, मानी जो अरावली पर्वतमाला का, अब देखो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अरावली पर्वतमाला का मालकेतु पर्वत कहां है? अरावली पर्वतमाला का मालकेतु पर्वत राजस्थान के 2 जिलों में फैला है। शेखावाटी के 2 जिलों में अरावली पर्वतमाला का मालकेतु पर्वत फैला है, सीकर और झुंझुनू में। और झुंझुनू जिले के हिस्से में जो मालकेतु पर्वत आता है उसी पर्वत पर एक कुंड स्थित है, मानी एक जलकुंड स्थित है जिसका संबंध महाभारत काल में पांडवों से माना जाता है। और इस कुंड का नाम लोहागरल है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस कुंड का नाम लोहागरल क्यों पड़ा था। तो देखो इस कुंड का नाम कि एक छोटा सा, बहुत सारे कुंड हैं कि पहाड़ों पर जो भी खड्डे होते हैं उन पर वर्षा का जल भर जाता है और वो कुंड बन जाते हैं। परंतु हर कुंड लोहागरल जैसा नहीं हो सकता। हर कुंड की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे मत्स्यकुंड धौलपुर की अपनी अलग विशेषताएं हैं, लोहागरल कुंड झुंझुनू की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो देखो महाभारत में पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। और 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने कितने भाइयों को मारा था? अपने 100 भाइयों को और उनकी साथ दे रही सेना का वध किया था, मानी कौरवों का सर्वनाश। महाभारत के युद्ध में कौरवों का सर्वनाश 5 पांडवों के हाथों से हुआ था और धर्म युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। परंतु बेटा युद्ध चाहे धर्म की रक्षा के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, युद्ध तो युद्ध ही होता है। तो इसमें 5 पांडवों के हाथों से इन्हीं के 100 भाई मारे गए। तो इन पर भ्रातृत्व हत्या का पाप चढ़ा हुआ था। इन 5 पांडवों पर मानते हैं कि इन्होंने धर्म के लिए क्या लड़ाई लड़ी, धर्म युद्ध इन्होंने लड़ा। परंतु धर्म युद्ध जीतने में भी इन पर एक दाग लगा था और वो दाग था भ्रातृत्व हत्या का दाग। तो ये ऋषि
जो अपने महाभारत के रचयिता वेदव्यास ऋषि इनको कहते हैं कि आप अपने भ्रातृत्व हत्या से आपको मुक्ति तभी मिलेगी, आप आर्यवर्त का भ्रमण करो, और जहां आर्यवर्त का भ्रमण करते करते आप पवित्र जलकुंडों में स्नान करो, और जिस पवित्र जलकुंड में स्नान करने से आपके अस्त्र और शस्त्र बह जाएंगे या गल जाएंगे, वहीं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो अपने ऋषि का आदेश लेकर पांचों पांडव भारत के समस्त पवित्र जलकुंडों का भ्रमण करते हैं, और वो अंतिम समय में उन्हें पुष्कर वो जाते हैं, मचकुंड वो जाते हैं, और भारत के महान और पवित्र तालाबों में वो जाते हैं। कहीं पर भी पांडवों को मुक्ति नहीं मिलती है। अंतिम समय में पांडु आते हैं मालकेतु बाबा की तपो स्थली मालकेतु पर्वत पर, और यहां पर जो कुंड था उस कुंड में पांडवों ने स्नान किया। इसी कुंड में भीम की गदा जो लोहे की बनी हुई थी, लोहे की होते हैं अस्त्र शस्त्र, महाभारत लोहे युगिनी सभ्यता स्थल है, और तो भीम की गदा और अन्य पांडवों के अस्त्र और शस्त्र इस जलकुंड में, वो अस्त्र और शस्त्र किसके बने हुए थे? लोहे के बने हुए थे, जिनसे इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। वो अस्त्र और शस्त्र किसके थे? लोहे के थे। लोहे के वो अस्त्र शस्त्र गल जाते हैं, इसलिए तब से इस कुंड का नाम क्या है? लोहागरल कुंड है। तो लोहागरल कुंड के बारे में कहा जाता है कि जो 5 पांडव देवताओं को जो मुक्ति दे सकता है, तो वो आम जनता के लिए तो कितना वो पवित्र माना जाता है। इसलिए बेटा ये ऐसा कहते हैं कि जो कुंड पांडवों के जो पाप को मुक्ति दे सकता, पांडवों को पाप से, भ्रातृत्व हत्या जैसे बड़े पाप से उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकता, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही पवित्र है। इसीलिए ये क्या है? शेखावाटी का पवित्र जलकुंड माना जाता है। लोहागरल नाम क्यों पड़ा? उसके पीछे उद्देश्य है, पांडवों के लोहे के अस्त्र शस्त्र इसमें बह गए थे, गल गए थे, इसलिए लोहागरल पड़ा। और इसी कुंड को कहते हैं शेखावाटी का हरिद्वार, जहां शेखावाटी, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू के लोग मृत्यु के 12वें दिन स्नान करने के लिए आते हैं, और यहां पर हरिद्वार के से बचाकर लाएगी अस्थियों का विसर्जन वो लोहागरल के इस पवित्र जलकुंड में करते हैं। ठीक है। और ये उदयपुरवाटी तहसील में अरावली पर्वतमाला के मालखेतु पर्वत पर स्थित है। और अब आपके सामने देखो, ये है लोहागरल जल कुंड। इसी कुंड में ये मालखेतु पर्वत की पहाड़ियां बेटा ऊपर, ये क्या है? ये जो आपको इधर स्क्रीन पे थोड़ा कम दी, ये मालखेतु पर्वत की पहाड़ियां हैं। नीचे भी क्या है? ये पहाड़ियां हैं। और ये है वो पवित्र जलकुंड। ये वो क्या है? पवित्र जलकुंड है। और ये जो सामने ये जो मंदिर दिख रहा है, ये 5 पांडवों का मंदिर है। जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों का जो मंदिर है वो यहीं पर आपको इस कुंड के ऊपर ये जो दिख रहे हैं, ये 5 पांडवों के मंदिर हैं। और यहीं पर गोमुख भी स्थित है। यहीं पर क्या स्थित है? गोमुख भी स्थित है। तो ये जो पवित्र जलकुंड है, इसी जलकुंड में महाभारत कालीन पांडवों के अस्त्र शस्त्र गले थे और उन्हें मुक्ति मिली थी। तब से इसका नाम लोहागरल कुंड पड़ा। और यह लोहागरल नामक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी है। इतिहास से जुड़ा हुआ है तो ऐतिहासिक स्थल भी है, और धर्म से जुड़ा हुआ है तो यह धार्मिक स्थल भी है। और इसे ही शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? शेखावाटी का हरिद्वार भी। आगे देखो, इसमें लोहागरल को महाबलवान मेरु के नाते मालकेतु की तपोभूमि भी माना जाता है। कि ये जो लोहागरल है ना, ये महाभारत से भी पुराना माना जाता है। आपने महाबली मेरु का नाम सुना होगा। मेरु एक पर्वत भी है, और मेरु के नाती थे मालकेतु, ये भी एक देवता थे। और मालकेतु ने अरावली की इन पहाड़ियों पर तपस्या की, इसीलिए उन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ा? मालकेतु की पहाड़ियां। जैसे अपने यहां ऋषि वशिष्ठ ने कहां तपस्या की? ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या की माउंट आबू में, आबू के पठार पर, जिसे हम गुरु शिखर या जिसे हम संतों का शिखर कहते हैं। और वहां पर संत लोग बैठकर तपस्या करते हैं। और शेखावाटी की इन अरावली की पहाड़ियों पर मेरु के नाती
मालकेतु ने तपस्या की थी, इसलिए इस पर्वत का नाम मालकेतु पड़ा। और इसी मालकेतु पर्वत की सावन और भाद्र माह में भाद्रपद माह में इसी मालकेतु पर्वत की 24 कोसीय परिक्रमा भी लगती है। इसी मालकेतु पर्वत की शेखावाटी के लोगों के द्वारा क्या लगाई जाती है? 24 कोसीय परिक्रमा। परिक्रमा होती है बेटा पैदल यात्रा। परिक्रमा किसे कहते हैं? पैदल यात्रा को कहते हैं। तो 24 कोसीय परिक्रमा किस पर्वत की लगती है शेखावाटी में? मालकेतु पर्वत की लगती है। और यह परिक्रमा लोहागरल की भी मान ली जाती है और महाबली मेरु के नाती बाबा मालकेतु की भी यह परिक्रमा मान ली जाती है, जो भाद्रपद माह में या वर्षा ऋतु में यह परिक्रमा लगती है। और वर्षा ऋतु में पहाड़ियां हरी भरी और आनंददायक महसूस होती है। और अब हम आगे चलते हैं अपने इसमें। अगला यहां पर देखो वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि महाभारत काल में यह लोहागरल क्यों प्रसिद्ध था कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के अस्त्र शस्त्र यहीं पर गले थे या यहीं पर बहे थे, इसलिए इस मालकेतु पर्वत के उस पवित्र कुंड को क्या कहते हैं? लोहागरल कुंड कहते हैं। वराह पुराण में लोहागरल को गुप्त तीर्थ कहा गया है कि भारत में हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कितने वेद कितने हैं? 4 और पुराण कितने हैं? 18। और उन 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम है वराह पुराण। और वराह पुराण में इस लोहागरल कुंड को क्या कहा गया है? गुप्त तीर्थ कहा गया है। जैसे गलताजी को क्या कहते हैं? जयपुर के गलताजी को उत्तर तोदाद्री कहते हैं, वैसे ही वराह पुराण में लोहागरल को गुप्त तीर्थ के नाम से जाना गया है। तो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के किस पवित्र जलकुंड को गुप्त तीर्थ कहते हैं? तो लोहागरल जलकुंड को गुप्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जैसे गलताजी को उत्तर तोदाद्री के नाम से भी जाना जाता है। लोहागरल के सूर्य कुंड में महाबली भीम की गदा, सबसे भारी गदा किसकी थी? महाबली भीम की गदा द्रवीभूत होकर और इस लोहागरल कुंड के किस इलाके में बही थी? मानिए जो लोहागरल का बेटा जो कुंड है ना, ये लोहागरल का जो कुंड है, और इस कुंड के जिस हिस्से में मानी महाबली भीम ने ही तो गदा से युद्ध का अंत किया था ना, कि लास्ट में दुर्योधन की जांघा किससे तोड़ी गई? लास्ट में दुर्योधन जो मैन कौरवों का मैन नेता था, उसकी जो जंगा है वो भीम ने गदा से तोड़ी थी। तो वो गदा ही मुख्य हथियारी मानी जाती थी और वो गदा पर ही सबसे बड़ा पाप चढ़ा हुआ था। उस गदा पर ही क्या चढ़ा हुआ था? सबसे बड़ा पाप चढ़ा हुआ था। इसलिए उस लोहागरल कुंड के जिस हिस्से में और ये जो गदा बही और उसी हिस्से को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी हिस्से को क्या कहते हैं? सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता। तो लोहागरल कुंड का एक हिस्सा क्या है? सूर्य। और इसी लोहागरल को शेखावाटी का क्या कहते हैं? इसी लोहागरल को बेटा शेखावाटी के हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है लोहागरल में बाबा मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा भाद्रपद माह में लगती है। लोहागरल में बाबा मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा कब लगती है? भाद्रपद माह में। अगला है भाद्रपद अमावस्या को लोहागरल में स्नान करने से, कि भादवे की माउस को बेटा सतियों की माउस कहते हैं। भाद्रपद माउस को जैसे सावन की अमावस्या को क्या कहते हैं? बेटा सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और वैसे भाद्रपद की अमावस्या को सतिया माउस कहते हैं। और भाद्रपद की माउस को ही सतियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो झुंझुनू जिले में लगता था, नारायणी देवी का, जो अप्रतिबंधित है। और भाद्रपद अमावस्या को ही और इस लोहागरल कुंड में स्नान करने से ऐसा कहते हैं कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कि जब ऐसी मान्यता है कि जब ये भ्रातृत्व 100 भाइयों के हत्या के पाप से जब भगवान को मुक्ति दे सकती है, तो आम इंसान को तो ये क्या है? मुक्ति दे ही देगी। तो सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और शेखावाटी के लोग भाद्रपद अमावस्या को लोहागरल के इस कुंड में स्नान करना अति पवित्र मानते हैं। और लोहागरल
के ब्रह्म कुंड को ज्ञानवापी भी कहते हैं। लोहागरल के सूर्य कुंड को क्या कहते हैं? लोहागरल के सूर्य कुंड वह जगह है जो सबसे पवित्र है, जहां महाबली भीम की गदा बही, और इसी लोहागरल के ब्रह्म कुंड को ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। इसी लोहागरल के ब्रह्म कुंड को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। और लोहागरल के निकट ही सिद्ध महात्मा चेतनदास की बावड़ी स्थित है। तो यह भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ, चेतनदास की बावड़ी कहां स्थित है? मालखेतु पर्वत पर या लोहागरल के निकट सिद्ध महात्मा चेतनदास जी की बावड़ी स्थित है। तो संत चेतनदास जी की या महात्मा चेतनदास जी की बावड़ी कहां है? झुंझुनू में। ये कौन सा जिला दर्शन पढ़ रहे हैं बेटा? ये झुंझुनू जिला दर्शन हमें पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये लोहागरल वाले क्वेश्चन बार बार अपने एग्जाम में आता है, और लोहागरल की जो पूरी डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। साथ में यदि आप स्क्रीनशॉट इनका लेना चाहो तो बेटा साथ साथ में इनके स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करो। मानी ये जो है लोहागरल का, कि लोहागरल इसका नाम क्यों पड़ा? इस पर्वत का नाम मालखेतु है, उदयपुरवाटी तहसील में है। भाद्रपद माह में ही अमावस्या को पवित्र स्नान होता है। महाबली भीम की गदा यहां पर द्रवीभूत हुई थी, बही थी, गली थी, और यहां पर संत ये चेतनदास महाराज की बावड़ी भी यहां पर स्थित है। सूर्य कुंड यहां पर है, ब्रह्म कुंड यहां पर स्थित है, और यहां के ब्रह्म कुंड को ज्ञानवापी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा सीकर और झुंझुनू अर्थात शेखावाटी में जो मालखेतु पर्वत है वो शेखावाटी का पवित्र पर्वत माना जाता है, और यहां से बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हमारी जुड़ी हुई है। और अब हम आगे चलते हैं। आगे है महनसर। आगे झुंझुनू जिले का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? महनसर है। जैसे आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले महनसर कहां स्थित है, तो महनसर झुंझुनू में स्थित है। और महनसर दुर्ग का निर्माण नाहर सिंह ने करवाया था। और झुंझुनू के महनसर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नाहर सिंह ने 1768 में इस झुंझुनू के महनसर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बेटा महनसर में आपको एक ये हवेली है, एक ये क्या है? एक हवेली है। इसका आपको चित्र दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये सोने के समान चमक रही होगी। ये हवेली जो महनसर की एक हवेली है बेटा, और वैसे अभी पढ़ के आए नवलगढ़ की हवेलियों पर चित्रकारी सोने से की हुई है, इसलिए नवलगढ़ की हवेलियों को श्रवण चित्रकारी की हवेलियां और श्रवण नगरी कहते हैं। किसकी श्रवण नगरी? शेखावाटी की। अब आपको एक स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे मेरे पीछे मानी सोने के समान चमकने वाली एक चीज दिखाई दे रही है। ये चीज है महनसर की सोने और चांदी की हवेली। तो बेटा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है कि सोने व चांदी की हवेली कहां स्थित है, तो सोने व चांदी की हवेली झुंझुनू जिले के महनसर में स्थित है। और सोने व चांदी की है बेटा, देख लो कैसे सोने और चांदी की भांति और चमक रही है। और अब हवेली का चित्र देख लिया है, महनसर की ये है। और बेटा धीरे धीरे हम ऐसा जीएस प्लेनेट पे ऐसा भी करने जा रहे हैं कि राजस्थान के जिला दर्शन को हम भ्रमण जिला दर्शन का भी आगे नाम देंगे, कि प्रत्येक जिले की प्रत्येक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जीके से संबंधित प्रत्येक जगह हम वहां पर जाएंगे और लाइव प्रत्येक चीज आपको रिकॉर्ड करके टच कर करके, ये तो आपको स्क्रीन पे इमेज के माध्यम से दिखाई जा रही है। और उसके बाद हम धीरे अभी कुछ ही समय बाद एक ऐसी चीज लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमारी जीएस प्लेनेट की जो टीम है वो उस संबंधित जगह पर पहुंचेगी और मेरे द्वारा उस संबंधित जगह की प्रत्येक चीज को खोलकर बताया जाएगा। जैसे बेटा हम लोहागरल पहुंचे और लोहागरल में आपको लाइव दर्शन करवाए जाएंगे कि यहां पर ऐसे महाबली भीम की गदा गली, ये मालखेतु पर्वत है और इस प्रकार से परिक्रमा जो लगती है, इस पगडंडी से परिक्रमा लगती है, ऐसे आपको लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। और बहुत ही अच्छी चीजें मैं सुरेंद्र महला के द्वारा आपको जीएस प्लेनेट पर आगे लेकर आ रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको राजस्थान जिला दर्शन की क्लास
पसंद आ रही होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे अपने विद्यार्थियों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में लाइक व शेयर जरूर करें। और आपके कोई भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत करवाने की जरूर कोशिश करें। आपके इस सुझावों से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए कुछ नया सोचने के लिए और लालायित रहते हैं। अब ये जो आपको हवेली दिख रही है, ये देखो हरचंद राम पोदार के द्वारा निर्मित सोने और चांदी की हवेली कहां स्थित है? मैनसर में। तो बेटा ये मैनसर में जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सोने और चांदी की हवेली। इस सोने और चांदी की हवेली का निर्माण किसने करवाया? हरचंद राम पोदार के द्वारा निर्मित है। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा सोने व चांदी की हवेली कहां स्थित है? मैनसर में स्थित है। मैनसर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माता कौन है? हरचंद राम पोदार। और सेठ सौदत्त राय मस्करा द्वारा निर्मित तोलाराम जी का कमरा भी कहां स्थित है? मैनसर में। जैसे बेटा पूछा जाता है माल जी का कमरा कहां है, तो माल जी का कमरा चूरू जिले में है। तो तोलाराम जी का कमरा कहां स्थित है? झुंझुनू के मैनसर में। सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? झुंझुनू के मैनसर में। और माजी साहब का कुआं भी कहां स्थित है? मैनसर में। माजी साहब का कुआं भी कहां स्थित है? मैनसर में माजी साहब का कुआं है, तोलाराम जी का कमरा है और इसी मैनसर में है सोने और चांदी की हवेली, जिसका चित्र देखने से ही मन ऐसे द्रवित होता है। और बेटा ऐसे कहते हैं राजस्थान की अंतिम सती रूपकंवर का संबंध भी मैनसर की ये बेटी मानी जाती है। बाद में इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि राजस्थान की अंतिम सती रूपकंवर भी मैनसर की ही बेटी थी। रूपकंवर के जो दादा थे वो यहीं के रहने वाले थे, उनका संबंध कुछ ना कुछ मैनसर से माना जाता है। और जो ये राजस्थान की अंतिम सती रूपकंवर, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे सीकर जिले के देरवाड़ा गांव में, क्योंकि ये अपने ससुराल में सती होगी और ये राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। और झुंझुनू जिले के मैनसर की क्या प्रसिद्ध है बेटा? झुंझुनू जिले के मैनसर की प्रसिद्ध है सोने और चांदी की हवेली। झुंझुनू जिले के मैनसर की क्या प्रसिद्ध है? सोने और चांदी की। अगला आता है बेटा अपने झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले का प्रमुख स्थल आता है पिलानी। झुंझुनू जिले का प्रमुख स्थल कौन सा आता है? पिलानी आता है। देखो पिलानी को बिड़ला सेठ की जन्मभूमि कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के कि इसी भारत के धनाढ्य सेठ बिड़ला को पर्चा किसने दिखाया था? बिड़ला को पर्चा दिखाया था बावलिया बाबा ने। बिड़ला को पर्चा किसने दिखाया था? बावलिया बाबा, पंडित गणेश नारायण ने, जिन्हें शेखावाटी का साईं भी कहते हैं। और उन महान सेठ बिड़ला की जन्मभूमि पिलानी है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान अर्थात केरी CWRI पिलानी में स्थित है। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करना। क्वेश्चन पूछा जाता है बिट्स कहां स्थित है? बिट्स बिड़ला इंस्टीट्यूट ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। भारत के अभियांत्रिक या टेक्नोलॉजी से संबंधित अग्रिम ये संस्थान माना जाता है, जो झुंझुनू जिले के बिड़ला सेठों की नगरी पिलानी में स्थित है, ठीक है। और इसे धनाढ्य सेठों का भी कहा जाता है। अगला है राज्य का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज पिलानी में खोला गया। मानी राजस्थान राज्य का, राजस्थान स्टेट का पहला प्राइवेट, निजी का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइवेट। राजस्थान राज्य का पहला जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वो कहां खोला गया था? पिलानी में। या राजस्थान का, जैसे पूछते हैं राजस्थान का पहला कॉलेज कौन सा है? मेयो कॉलेज। कहां है? जयपुर में। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान में निजी क्षेत्र का पहला नर्सिंग कॉलेज कहां खोला गया? पिलानी में। और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, अर्थात सीधा क्वेश्चन आता है बेटा बिट्स कहां स्थित है?
सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बिट्स कहां स्थित है? ये भारत का एक प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है। और ये भारत के धनाढ्य सेठ बिड़ला की जन्म भूमि है। और पिलानी के गढ़ को दलेलगढ़ भी कहा जाता है। पिलानी में जो एक छोटा सा गढ़ स्थित है, और उस पिलानी के गढ़ को क्या कहते हैं? दलेलगढ़ कहते हैं। जैसे नवलगढ़ के दुर्ग का भी अलग नाम था, नवलगढ़। ठीक है, और अपने खेतड़ी के दुर्ग का भी अलग नाम था। तो पिलानी के एक लघुगढ़ को क्या कहते हैं? पिलानी के लघुगढ़ को दलेलगढ़ के नाम से जाना जाता है। और पिलानी को तकनीकी शिक्षा का सिरमौर कहा जाता है। जैसे राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, तो पिलानी को क्या कहते हैं? तकनीकी शिक्षा का जो सिरमौर है वो पिलानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिलानी को। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अगला है, पिलानी निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला प्रथम राजस्थानी है जिनको 1957 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है बेटा। पिलानी निवासी भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला पहले राजस्थानी हैं जिनको 1957 में पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाले पहले राजस्थानी कौन है? क्वेश्चन क्या बनेगा? पद्म विभूषण, भारत सरकार से पद्म विभूषण का सम्मान लेने वाले पहले राजस्थानी हैं उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला हैं, जिनको यह सम्मान 1957 में ही मिल गया था। और पिलानी को विद्या का तीर्थ भी कहा जाता है। पिलानी को तकनीकी शिक्षा का सिरमौर भी कहा जाता है। पिलानी को तकनीकी शिक्षा का गढ़ भी कहा जाता है। और इसी पिलानी के लघु गुड़ को लघु जो गढ़ है उसे दलेलगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? दलेलगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बेटा ये तो थे अपने झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल। अभी आप देखना, हमने यहीं से शुरुआत की थी झुंझुनू जिले की। ठीक है, और इसी झुंझुनू जिले का पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा, फिर इसके ऐतिहासिक स्थलों में सबसे पहले पढ़ा खेतड़ी महल, फिर पढ़ा शक्कर पीर बाबा की दरगाह, रानी सती का मंदिर, अभी आज पढ़ा चिड़ावा, चिड़ावा के बाद में अभी पढ़ा खेतड़ी, और खेतड़ी के बाद में हमने पढ़ा नवलगढ़, लोहागरल का कुंड, और लोहागरल कुंड के बाद में हमने पढ़ा महनसर, सोने चांदी की हवेली, पिलानी, और पिलानी के बाद में ये हुए अपने झुंझुनू जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल और उनका सचित्र विवरण। अब बेटा अपने जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी जिला दर्शन की क्लास होगी उस जिला दर्शन का अंतिम निचोड़ या अपने हर टॉपिक का अंतिम निचोड़ होगा। और उसके लास्ट में एक चीज होती है, चाहे अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या चाहे जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, तो उस हर टॉपिक या हर जिले दर्शन के अंत में होते हैं संबंधित टॉपिक या संबंधित जिले के स्मरणीय तथ्य। और यही स्मरणीय जो तथ्य हैं वो अपने राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वरदान साबित होंगे। तो अभी तक हमने पढ़े झुंझुनू जिले के सामान्य परिचय, उनके प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का सचित्र अध्ययन। अब पढ़ेंगे झुंझुनू जिले के मुख्य प्रमुख स्मरणीय तथ्य जो हमारी एग्जाम में 100% जिनके आने की संभावना रहती है। और ये जो हमारी बुकलेट है वो भी इसी तरीके से तैयार की जाती है कि हर टॉपिक की समाप्त होने के बाद उस टॉपिक से संबंधित स्मरणीय तथ्य बुकलेट के अंत में अंडरलाइन करके दिए जाते हैं। उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं और फिर अपने आज झुंझुनू जिला दर्शन की श्रृंखला को हम विराम देते हैं और आगे की क्लासों में पढ़ेंगे अपना अलग कोई दूसरा जिला दर्शन। और ये जिला दर्शन की जो अनंत यात्रा है ये अपनी जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलती रहेगी। तो झुंझुनू जिले के प्रमुख स्मरणीय तथ्य या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन हम वन लाइनर के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखो 1925 में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन पंडित मदन मोहन मालवीय के आतिथ्य में झुंझुनू में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जाट सम्मेलन
आपने नाम सुना होगा, भारत का एक प्रसिद्ध महापुरुष है महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1925 में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन कहां हुआ था? तो 1925 का अखिल भारतीय जाट सम्मेलन झुंझुनू में हुआ था और 1925 के अखिल भारतीय जाट सम्मेलन की अध्यक्षता महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और ये महामना मदन मोहन मालवीय वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अब है देखो, झुंझुनू के अंतिम नवाब कौन है? झुंझुनू के अंतिम नवाब रोहेल खान। झुंझुनू अंतिम नहीं है बेटा, झुंझुनू के मुस्लिम जो शासक थे, झुंझुनू के जो कायम खानी शासक थे, उन्हें नवाब कहते थे, ठीक है। और झुंझुनू के नवाब रोहेल खां का मकबरा, झुंझुनू के नवाब रोहेल खां का मकबरा, कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, मेड़तानी बावड़ी, पोदारों की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली, चंचलनाथ का टीला, रूपनाथ चुड़ावत का मंदिर और तुलस्यान की बावड़ी कहां स्थित है? तुलस्यान की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। ये चीजें बेटा आपको नोट रखनी है। इनमें से आपको पूछा जा सकता है रोहेल खां का मकबरा कहां है? झुंझुनू में। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। पोदार की हवेली नवलगढ़ में और पोदारों की हवेली, देखो पोदार की हवेली नवलगढ़ में और पोदारों की हवेली झुंझुनू में, और ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, और चंचलनाथ का टीला झुंझुनू में, और तुलस्यान की बावड़ी भी कहां स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। यह भी बेटा स्मरणीय तथ्यों में झुंझुनू में आपको ध्यान में रखना है। अगला है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शरद पूर्णिमा तक मूक रामलीला का आयोजन कहां होता है? बिसाऊ में होता है। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान में रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में राम जो लीला है वो प्रसिद्ध है। अलग अलग रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे बारां जिले के अटरू की रामलीला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बारां जिले के अटरू की रामलीला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर जो धनुष है वो राम के द्वारा नहीं दर्शक के द्वारा तोड़ा जाता है। और अढ़ाई कड़ी के दोहों की रामायण भी कहां की प्रसिद्ध है? बारां की प्रसिद्ध है। वैसे ही क्वेश्चन बनता है मूक रामलीला, कौन सी रामलीला? मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? मूक रामलीला झुंझुनू के बिसाऊ की प्रसिद्ध है, जिसे गूंगी रामलीला भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गूंगी रामलीला भी कहते हैं। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के लोकनाट्यों में। और तो यहां पर देखो इस रामलीला में क्या किया जाता है? रामलीला के जो पात्र होते हैं, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, रावण है, भरत है, हनुमान है, उनके द्वारा बोला कुछ भी नहीं जाता है। दर्शकों को पूरी की पूरी रामायण इशारों से समझाई जाती है। तो इसमें बोला कुछ भी नहीं जाता, इसलिए ये मूक रामलीला या गूंगी रामलीला कहलाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो आपके क्वेश्चन आ सकता है गूंगी रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? बिसाऊ की। या मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? बिसाऊ की। और इस रामलीला का आयोजन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शरद पूर्णिमा तक होता है। तो राजस्थान में रामलीला का आयोजन कब से कब तक होता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से, मानी श्राद्ध के बाद रामलीला शुरू होती है और यह शरद पूर्णिमा तक राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जो रामायण है और वो इसका आयोजन होता है। ठीक है, आगे है बिसाऊ की मूक रामलीला के सभी पात्र स्थानीय होते हैं।
बिसाऊ की जो मूक रामलीला या गूंगी रामलीला, उसके सभी पात्र, चाहे वो राम का है, लक्ष्मण का है, भरत का है, सीता का है, दशरथ का है, जानकी का है, हनुमान का है, सुग्रीव का है, जो भी पात्र हैं वो क्या होंगे, यहाँ के लोकल होंगे। वे चेहरे पर मुखौटा लगाकर मूक अभिनय करते हैं। अपने चेहरों पर हनुमान जो बनेगा हनुमान का मुखौटा लगा लेगा, राम बनेगा वो राम का मुखौटा लगा लेगा, सुग्रीव बनेगा वो सुग्रीव का मुखौटा लगा लेगा, परंतु मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा। इशारों से पूरी रामलीला दर्शकों को समझाई जाएगी। और अगला बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी, झुंझुनू की श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। तो राजस्थान में मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? तो राजस्थान में या लोकतांत्रिक राजस्थान में या आजाद राजस्थान में मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? आजाद राजस्थान में मंत्री बनने वाली पहली महिला कमला बेनीवाल है, जो झुंझुनू की है। जो कहां की है? झुंझुनू की है। तो पहली बार मंत्री पद ग्रहण करने वाली राजस्थानी महिला का नाम कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल कहां है? झुंझुनू की। और एक चीज भी बेटा आपको और पता होगी कि राजस्थानी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी झुंझुनू की है। राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष भी झुंझुनू की है, श्रीमती सुमित्रा सिंह। और राजस्थानी विधानसभा का पहला अध्यक्ष भी झुंझुनू का है। राजस्थानी विधानसभा का पहला अध्यक्ष भी कहां का है? झुंझुनू का है, जो अपने आगे आएगा। ठीक है बेटा। अगला है गजल गायकी, मानी गजल के प्रमुख गायक। गजल के प्रमुख गायक कौन है? गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म झुंझुनू जिले के कौन से गांव में हुआ था? लूणा में। ये तो बेटा अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के प्रमुख गायक सितारे, बॉलीवुड के कौन से गायक सितारे, गजल गायक सितारे, मेहंदी हसन का नाम बच्चा बच्चा जानता है। और गजल गायक के प्रमुख सितारे मेहंदी हसन का जन्म झुंझुनू जिले के कौन से गांव में हुआ था? लूणा गांव में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान राजस्थान के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम का संबंध किससे है? झुंझुनू से। इन्हें राजस्थान का आर्यभट्ट कहते हैं। वर्तमान राजस्थान का आर्यभट्ट किसे कहते हैं? वर्तमान राजस्थान का आर्यभट्ट कहते हैं डॉक्टर घासी राम को। और जो अपनी अभी तक सेवाएं दे रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि ये अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में इन्होंने रहता था, अमेरिका में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। और अब इन्होंने एक घोषणा की है कि मरते दम तक मैं अपनी माटी की सेवा करूंगा और अपने बच्चों को गणित के नए नए तरीके सिखाऊंगा। तो इन्हें वर्तमान राजस्थान का हम आर्यभट्ट भी, इन महापुरुष को हम कह सकते हैं। और ये झुंझुनू के निवासी हैं। ठीक है। अगला है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मंडावा को राजस्थान की आधुनिक फिल्म नगरी कहते हैं। कि वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग कहां होती है? वर्तमान में राजस्थान में हवेलियों से संबंधित सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग मंडावा में होती है। तो मंडावा एक तो भित्ति चित्रों वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, और भित्ति चित्रों की हवेलियों के लिए जो मंडावा प्रसिद्ध है, उसी मंडावा को आधुनिक राजस्थान की क्या कहते हैं? उसी मंडावा को आधुनिक राजस्थान की फिल्म नगरी भी कहा जाता है। नवलगढ़ भी सोने की भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और मंडावा साधारण भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों से युक्त जोगीदास की छतरी, भित्ति चित्रों से युक्त जोगीदास की छतरी झुंझुनू की उदयपुर वाटी में स्थित है। तो राजस्थान की हवेलियां देखो बेटा, हवेलियां तो शेखावाटी की लगभग सभी भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु राजस्थान की कौन सी छतरी है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कि जैसे बहुत सारी छतरियां हैं, मुस्सी महारानी की छतरी 80 खंभों की, 84 खंभों की, 32 खंभों की। तो जो जोगीदास की जो छतरी है वो झुंझुनू के उदयपुरवाटी तहसील में है, और ये झुंझुनू के उदयपुरवाटी तहसील की जोगीदास की छतरी अपने बेटा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये अगला है झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेत्राम गोरीर को अंग्रेजों ने बस से कुचलकर मारा था। जैसे बेटा बीकानेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे?
अमरचंद भाटिया, जिनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। तो शेखावाटी के दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और थे, डूंगजी और जवार जी। और वैसे शेखावाटी के झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? नेत्राम गोरीर। और नेत्राम गोरीर को अंग्रेजों ने किससे कुचलकर मारा था? बस से कुचलकर। तो किस राजस्थानी क्रांतिकारी को बस से कुचलकर मारा गया? जैसे सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाया गया, बालमुकुंद बिसा की जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, अमरचंद भाटिया को फांसी दी गई, किसी को गोली मारी गई। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को, या शेखावाटी के किस क्रांतिकारी को, या झुंझुनू के किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने बस से कुचलकर मारा था? नेत्राम गोरीर को मारा था, जो झुंझुनू जिले के गोरीर गांव के रहने वाले थे। झुंझुनू की श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थानी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, कि राजस्थानी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली भी, राजस्थान में मंत्री बनने वाली पहली महिला भी झुंझुनू की है, कमला बेनीवाल। और राजस्थानी विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली राजस्थानी महिला भी झुंझुनू की है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, जिनका जो ससुराल है वो झुंझुनू जिले के पातुश्री गांव में स्थित है। अगला है, राजस्थानी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का निर्वाचन क्षेत्र भी झुंझुनू है। मानी सौभाग्य देखो, झुंझुनू जिले का पहला अध्यक्ष भी झुंझुनू के नरोत्तम जोशी निर्वाचन क्षेत्र वाले, और पहली महिला अध्यक्ष भी झुंझुनू की श्रीमती सुमित्रा सिंह, और राजस्थानी विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला भी झुंझुनू की है, श्रीमती कमला बेनीवाल। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। झुंझुनू जिले के हवलदार मेजर पीरू सिंह को राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता होने का गौरव प्राप्त है। तो परमवीर चक्र जीतने वाले पहले राजस्थानी भी कौन थे? झुंझुनू के थे। परमवीर भारत का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार होता है बेटा, भारतीय सेना के द्वारा वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। और इस भारत के सबसे बड़े वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र को सबसे पहले जीतने का, पूरे राजस्थान में सबसे पहले जीतने का या प्राप्त करने का श्रेय है झुंझुनू जिले के मेजर पीरू सिंह को, कि सबसे पहले यह पुरस्कार जो है पीरू सिंह ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीता था। इसीलिए तो बेटा झुंझुनू जिले को वीरों का जो है जिला या वीरों का स्थान कहते हैं, सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला, सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला जिला कहते हैं। तो हर चीज बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमवीर चक्र जीतने वाले पहले राजस्थानी कौन है? मेजर पीरू सिंह झुंझुनू के हैं। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता में, राजस्थान में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से या पुरुषों की साक्षरता में राजस्थान में झुंझुनू जिले का पहला स्थान है। पुरुष साक्षरता में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? झुंझुनू जिला पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। कांतली नदी झुंझुनू जिले की और सीकर की शेखावाटी की प्रमुख नदी है, और यही कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में बांटती है। मानी आधा झुंझुनू जिला कांटली के पूर्व में बसा है और आधा झुंझुनू जिला जो है कांटली नदी के पश्चिम में बसा है। मानी कांटली जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और झुंझुनू जिले को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में, दो समान भागों में बांटती है। राजस्थान की ताम्र परियोजना कोहलानी में स्थापित की गई है। कोहलानी कहां है? झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित है। झुंझुनू के खेतड़ी में ताम्र नगरी है। इनके अलावा ये स्मरणीय, झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर जिला कहते हैं। अगला है, रामकृष्ण मिशन का मठ कहां स्थित है? खेतड़ी में। बेटा अब आप देखो, रामकृष्ण मिशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद जी कहां आए? खेतड़ी में आए। उनको स्वामी विवेकानंद नाम कहां मिला? खेतड़ी में। उनको आर्थिक सहयोग कहां मिला? खेतड़ी में। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण
और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेकर लौटने के बाद 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण जो मिशन है कहां स्थित है? कलकत्ता में। और कलकत्ता के उस रामकृष्ण मिशन का एक मठ कहां स्थित है? झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित है। कहां स्थित है एक मठ? झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थित है। ठीक है। भारत सरकार का उपक्रम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान सीरी भी कहां है? पिलानी में। बिट्स भी कहां है? पिलानी में। और झुंझुनू की आधुनिक तकनीकी शिक्षा नगरी भी पिलानी। बिड़ला की जन्मभूमि भी पिलानी में स्थित है। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अपने झुंझुनू जिले के लास्ट कुछ एक स्मरणीय तथ्य और बचे हैं, और ये बेटा इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैं स्मरणीय तथ्यों में लेकर आया हूं या आने वाले क्वेश्चनों के नाम से लेकर आया हूं। ठीक है। अब देखो, झुंझुनू जिले के पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि झुंझुनू जिले के पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह के, तो यहां क्वेश्चन क्या बनेगा? पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह के नाम से जाना जाता है। अगला है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान। डीआरडीओ के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू के नरड़ में स्थापित किया गया है कि सेना का या सेना को मजबूती देने के लिए, सेना में और अधिक सुदृढ़ कर बनाने के लिए भारतीय डीआरडीओ के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू के कहां स्थापित किया गया है? नरड़ कस्बे में स्थापित किया गया, जो पिलानी के पास ही है। और इसी नरड़ को में क्या है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, जिसे वांगड़ का धनी भी कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो कहां स्थित है? झुंझुनू के नरड़ में। खेतड़ी में रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर। खेतड़ी में ध्यान देना बेटा, खेतड़ी में रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना, रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर कहां है? खेतड़ी में। और खेतड़ी का ये जो रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर है ना, वो पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम को और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण को डाढ़ी मूछ से युक्त दर्शाया गया है। जैसे डाढ़ी मूछ वाले हनुमान का मंदिर कहां है? डाढ़ी मूछ वाले हनुमान का मंदिर है चूरू के सालासर में। तो डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर कहां है? डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर खेतड़ी में है। डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर कहां है? खेतड़ी में। और खेतड़ी में इस डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण के मंदिर को रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर भी कहते हैं। और यह भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए, अब आपको दर्शनीय जो ये स्मरणीय तथ्य हैं, इनमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे अच्छी लग रही होगी कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी के हैं। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन अपने जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरेंद्र महला के द्वारा हर टॉपिक के स्मरणीय तथ्यों में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और बेटा मेरी पास जिसके पास बुकलेट पहुंचती है वो इन स्मरणीय तथ्यों को जरूर याद करे, और ये आपके लिए हर एग्जाम में बेटा वरदान साबित होंगे। आप सोचते हो ना हर बार पेपर देते हो कई बार कि यार ये नया क्वेश्चन है, पहली बार आया है। बेटा वो नया क्वेश्चन पहली बार आपको हमारी बुकलेट से 100% मिलेगा। विशेषकर स्मरणीय तथ्यों से वो क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएगा, जो आपको अन्य प्लेटफॉर्म के टीचर ये बताएंगे कि नहीं ये तो पहली बार आया है। तो वो ऐसी दुर्लभ जो क्वेश्चन है वो मैं अपनी बुकलेट के लास्ट के स्मरणीय तथ्यों में जरूर रखता हूं। तो अगला हम अब आगे चलते हैं। इसमें डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर खेतड़ी में है। अगला है रघुनाथ चुड़ावत के मंदिर का निर्माण बख्तावर की पत्नी
चुड़ावती ने, मानिए जो राम लक्ष्मण का दाढ़ी मूछ वाला मंदिर है ना, और जिस राम लक्ष्मण के जिस दाढ़ी मूछ वाले मंदिर को रघुनाथ चुड़ावत जी का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर का निर्माण खेतड़ी के बख्तावर की पत्नी चुड़ावती ने करवाया था। खेतड़ी के बख्तावर की पत्नी चुड़ावती ने करवाया, और इसी के पास स्थित है अजीत सागर बांध। तोलाराम मस्करा का महफिल खाना, तोलाराम मस्करा का महफिल खाना कहां है? मैनसर में। सोने चांदी की हवेली भी कहां है? मैनसर में। मूक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? बिसाऊ की। तामर नगरी खेतड़ी। शक्कर पीर बाबा नरड़ में। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। पुरुष साक्षरता में पहला स्थान झुंझुनू का। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल झुंझुनू की। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू की। राजस्थानी विधानसभा का पहला अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र के हैं। और पुरुष साक्षरता में पहला स्थान। मैनसर की हेरिटेज शराब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। झुंझुनू के मैनसर की जो हेरिटेज शराब है, तो झुंझुनू का मैनसर सोने चांदी की हवेली के लिए ही नहीं, और ये महफिल खाने के लिए नहीं, और झुंझुनू जिले का मैनसर हेरिटेज शराब के लिए भी प्रसिद्ध है, जो बहुत ही महंगी और ब्रांडेड शराब ये मानी जाती है। अगला है कमरुद्दीन शाह की दरगाह, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। अगला है राजस्थानी विधानसभा। राजस्थानी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू की। और झुंझुनू में कौन से गांव है इनका ससुराल? पातुश्री गांव में है। पहला भी झुंझुनू के और पहली महिला भी विधानसभा अध्यक्ष, जिनको स्पीकर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। झुंझुनू के बिसाऊ में राजस्थानी शोध संस्थान स्थित है। कि झुंझुनू के बिसाऊ, जहां की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, झुंझुनू का बिसाऊ, जिस बिसाऊ की झुंझुनू की मूक रामलीला या गूंगी रामलीला प्रसिद्ध है, उसी झुंझुनू जिले के बिसाऊ में क्या स्थित है? राजस्थानी शोध संस्थान। और ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी शोध संस्थान कहां स्थित है? तो राजस्थानी शोध संस्थान स्थित है झुंझुनू जिले के बिसाऊ में। और कुछ एक अपने क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम देखते हैं। सिकराई माता का या सकराई माता का मंदिर झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्थित है। सिकराई माता, ये जिनको हम शाकंभरी माता भी कहते हैं, वो झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी की इस सिकराई माता को शाकंभरी माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर उदयपुर वाटी में है। और शेखावाटी में हुए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी में हुए जकात आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थानी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। कि जो शेखावाटी, तो आपके बेटा यहां क्वेश्चन बनेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन कहां हुआ? भीलवाड़ा में। और बेंगू आंदोलन कहां हुआ? चित्तौड़ में। नीमूचूणा कहां हुआ? अलवर में। वैसे आता जकात आंदोलन कहां हुआ था? जकात आंदोलन शेखावाटी में हुआ था। और शेखावाटी में जकात आंदोलन किसका था? कायम खानी मुसलमानों का था। शेखावाटी में जकात आंदोलन किसका था? कायम खानी मुसलमानों के इस जकात आंदोलन का नेतृत्व है। और किसने किया था? उस व्यक्ति ने किया जो आगे चलकर राजस्थानी विधानसभा के पहले ही अध्यक्ष बनेंगे, श्री नरोत्तम लाल जोशी। तो आपके एक बेटा अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जकात आंदोलन कहां हुआ था? तो जकात आंदोलन हुआ था शेखावाटी में। किसका है ये जकात? जैसे आपने इतिहास में दो नाम सुने होंगे, जजिया और जकात। तो जजिया क्या था? हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर जजिया था, और मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जकात था। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जकात। और हिंदुओं से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जजिया। और जकात आंदोलन कहां हुआ? जकात आंदोलन शेखावाटी में हुआ। शेखावाटी के इस कायम खानी मुसलमानों के जकात आंदोलन का नेतृत्व एक हिंदू नेता नरोत्तम लाल
जोशी मानी ब्राह्मण ने एक मुसलमानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह था हमारी सांप्रदायिक एकता उस समय। आज क्या है, ये फेसबुक के नेता है ना, ये इन्होंने सांप्रदायिकता की धज्जियां उड़ा रखी है। ये था स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारी सांप्रदायिक एकता। ठीक है कि मुसलमानों का सहयोग भी ब्राह्मण तहे दिल से कर रहे हैं। नरोत्तम लाल जोशी जैसे महापुरुषों ने मुसलमानों के ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला है झुंझुनू निवासी मोहन सिंह राज्य की प्रथम महिला है जो लड़ाकू विमान चलाती है। तो लड़ाकू विमान चलाने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है, यह भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण में देखो झुंझुनू कितना आगे है। झुंझुनू की महिलाओं पर आप एक बार इसी एक छोटे से जिला दर्शन के पर भी आपने पहली महिला मंत्री झुंझुनू की कमला बेनीवाल, पहली महिला विधानसभा झुंझुनू की सुमित्रा सिंह, और आज भी असंख्य जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है उनमें झुंझुनू की महिलाओं ने अपना नाम रोशन अलग ही प्रकार से किया है। तो लड़ाकू विमान में चलाने वाली, वैसे तो विमान बहुत सारी महिलाएं चलाती हैं, परंतु लड़ाकू विमान चलाना अपने आप में एक दुष्कर कार्य, उस कार्य को भी साहस रूप में झुंझुनू निवासी महिला मोहन सिंह ने किया और यह राज्य की पहली महिला है जो लड़ाकू विमान चलाने वाली महिला बनी है, जो लड़ाकू विमान चलाने वाली महिला बनी है। और अब आगे क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी है ना, जो दिल्ली के हुमायूं को भगाकर जो दिल्ली के बादशाह बनेंगे, शेरशाह सूरी जो बिहार के हैं, जो ग्रांड ट्रक रोड बनाएंगे, जो जीटी रोड बनाएंगे, जो राजस्थान में आकर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ेंगे, और उन शेरशाह सूरी जिनका असली नाम फरीद है, शेरशाह सूरी जिनका असली नाम फरीद है, और उन फरीद के पूर्वजों का संबंध झुंझुनू के खेतड़ी से है। अगला है चिड़ावी ख्याल के, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, राजस्थान के ख्यालों में चिड़ावी ख्याल के जनक है नैनूराम, और नैनूराम के चिड़ावी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं दूलिया राणा। नैनूराम के चिड़ावी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है, दूलिया राणा। और झुंझुनू की किरण शेखावत देश की पहली महिला सैनिक है जिनको शहीद होने का गौरव प्राप्त है। तो राजस्थान की पहली महिला शहीद, जो पहली महिला सैनिक जो शहीद हुई, तो बेटा लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला झुंझुनू की, मंत्री बनने वाली पहली महिला झुंझुनू की, विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला झुंझुनू की, और देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाली, देश के लिए शहीद होने वाली पहली राज्य की महिला सैनिक कौन है, और वो उस महिला सैनिक का, उस यशस्वी महिला का, उस वीरांगना का, उस वीर महिला का नाम है सुश्री किरण शेखावत है। तो ये थे बेटा अपने झुंझुनू जिले के प्रमुख स्मरणीय तथ्य, और ये इस प्रकार से अपनी ये जो बुकलेट है ये अपनी पूर्ण हुई, और ये राजस्थान के लास्ट में ये स्मरणीय तथ्य दिए जाते हैं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये 5 की ये जो बुकलेट है, और इस प्रकार से ये थे आपके स्मरणीय तथ्य। तो बेटा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी जिला हम मान सकते हैं वीरों का जिला झुंझार जाट की भूमि झुंझुनू, और जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था ना कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंखों में दूध और आंचल में पानी। जयशंकर प्रसाद की इस पंक्ति को और अपन की राजस्थान की जो ये सशक्त महिलाएं हैं, और ये उस पंक्ति को आज परे रखती है और बहुत बड़े बड़े काम करती है, जिसमें से बहुत सारी वीर महिलाओं का जो वर्णन है, जिनका राजस्थान में पहला स्थान है, उनका अपने आया झुंझुनू जिले में। इस प्रकार से बेटा ये अपना जो राजस्थान की जिला दर्शन यात्रा जो चल रही है, और उस जिला दर्शन यात्रा में अपना जो पहला जिला है झुंझुनू जिला, जो शेखावाटी का सिरमौर जिला है, वो 2 पार्टों में अपना पूर्ण होता है। ये जिला जो दर्शन है, इसके मेरे हिसाब से मैंने पूरे इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक टोटल गतिविधियां जो भौगोलिक हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, संस्कृति की हवेलियां, दुर्ग, सारों के सारों को मैंने इस संक्षिप्त 2 क्लासों में और संग्रहित करने का प्रयास किया है। यदि मेरा ये जिला दर्शन की अथक यात्रा का ये जो प्रयास आपको पसंद आया है,
तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत करवाने की कोशिश करें। तो और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दें कि हमारी ये जिला दर्शन की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है और सचित्र जो जिला दर्शन है, व्याख्यात्मक जो जिला दर्शन है, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को आप लाइक व शेयर जरूर करें। और कमेंट के माध्यम से जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी कमेंट करके जाएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो भी और ना लगी तो भी यदि आपको इसमें कमी क्या लगी और क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए, उससे भी आपके अपने प्रिय गुरु एडीवी सुरेंद्र महला को अपने इन रचनात्मक सुझावों से जरूर अवगत करवाएं। और ये जिला दर्शन, झुंझुनू जिला दर्शन का जो पार्ट दूसरा, अंतिम और लास्ट पार्ट था, ये हुआ कंप्लीट। आगे की क्लास में नए जिला दर्शन के साथ, नए किसी अन्य दूसरे जिले के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। राम राम। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का भविष्य स्वर्णिमय हो। और इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। और आपको जो ये जो जिला दर्शन की जो क्लासें हैं, इसी प्रकार से सभी जो जिला दर्शन की क्लासें आपको सचित्र और विस्तार से इनका अध्ययन करवाया जाएगा। राम राम। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।